हेलो, वेलकम बैक टू क्विक फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। क्लास 12 का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस पे बेस्ड होकर के सारा कुछ पढ़ेंगे हम लोग, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मतलब किस चीज़ को डिफाइन करता है ना। कूलम्स लॉ डिफाइन करता है फोर्सेस को। इसको फोर्स को, जैसे मैकेनिक्स हम लोग फोर्स पढ़े थे ना, उसी तरह हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी फोर्स पढ़ेंगे, पर ये फोर्स दो चार्जेस के बीच में होगा। इसके बीच में होगा, दो चार्जेस के बीच का ये फोर्स होगा। ओके, तो कमिंग टू द पॉइंट, चलो। तो नाम क्या है? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ बोलता है, इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि फॉर अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, अगर कोई एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो तब ये बोलता है कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, है ना, टू पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ओके, तो क्या बोलता है, इसका पहला जो पार्ट है वो क्या बोलता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। जैसे कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ दूसरा चार्ज है Q2, दोनों सेपरेटेड है बाय अ डिस्टेंस ऑफ R। सपोज मान लेते हैं एक डिस्टेंस क्या है उसका, R से दोनों क्या है, सेपरेटेड है। तो ये क्या बोलता है, पहला कि फोर्स प्रोपोर्शनल होगा दोनों के प्रोडक्ट, किसके प्रोपोर्शनल होगा, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, है ना। जैसे मान लो कि ये 2 कूलम है, ये 3 कूलम है, तो क्या होगा, 2 इंटू 3 6, है ना। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, वो बोलता है कि ये फोर्स है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन, है ना, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के स्क्वायर के, किसके, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के स्क्वायर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करके हम लोग लिखेंगे, है ना। तो कंबाइन कैला के बाद क्या होता, दोनों कंबाइन कैला के बाद Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बुझाएल। चलो, तो इन दोनों को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो ये मिलता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को तो हम नहीं रख सकते हैं, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी लेकर करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमको प्रोपोर्शनल हटा देना है, तो हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक एक कांस्टेंट मिलेगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या मिलता है, एक कांस्टेंट। तो यहाँ पे उस कांस्टेंट को हम लोग k से दिखाएंगे, है ना। चलिए, तो Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, इसको आप लोग याद रखेंगे। ओके, कमिंग टू द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट के वैल्यू पे आते हैं, ठीक है, पे अटेंशन हियर। तो व्हाट इज के, के का जो वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कब होगा, जब हम लोग एसआई सिस्टम में पढ़ेंगे तब। मान लीजिए आपको कोई न्यूमेरिकल मिल गया, उसमें सारा जो डेटा है वो सब किसमें दिया है, एसआई सिस्टम में दिया हुआ है, देन यू यूज वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और अगर सीजीएस में दिया हो तो के इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू 1, क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू 1 फॉर व्हाट, सीजीएस सिस्टम। जनरली आपको एसआई सिस्टम में कैलकुलेशन करना होता है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। ओके, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे एक नया टर्म को मिल रहा है जिसका नाम क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्या नाम है, एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी of medium. Okay, what is this,
दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कब? जब इस पे नॉट नहीं रहेगा तब। व्हाट इज दिस? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और जब हम लोग नॉट लगा देंगे, है ना, जब एप्सिलॉन का पे नॉट लगा देंगे तो इसका मतलब क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। किस पे? वैक्यूम में, है ना। वैक्यूम क्या होता है? जहां पे कोई भी मीडियम ना हो, ना सॉलिड बा, ना लिक्विड बा, ना गैस बा, कोनो नहीं खे बाटे, ठीक बा। तो ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस, देन वी विल कॉल इट वैक्यूम। अच्छा, एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एयर होता है ये तो वैक्यूम नहीं है, इसमें एयर है, बट वी विल कंसिडर इट एज वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम के तौर पे इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके, तो अब जरा बताइए, मीडियम का तो हमको जब एग्जाम न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो वहां पे हमको एप्सिलॉन नॉट मीडियम का वैल्यू वगैरह दिया रहेगा, लेकिन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसका वैल्यू कितना होता है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। कितना होता है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? यूनिट सिखाएंगे, उसके बाद लिखेंगे। ओके, तो अच्छा एक बात बताइए, क्या आप ये एप्सिलॉन नॉट पे बार बार बैठाएंगे, उसको कैलकुलेटर में डाल के रखेंगे? नहीं, आप इसका वैल्यू डायरेक्ट याद कर लेंगे। इजी सा वैल्यू है, एकदम इजी सा वैल्यू है। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻9। कहीं भी आपको मिल जाए 1/4 एप्सिलॉन नॉट, बिना किसी हिचकिचाहट के ये वैल्यू बैठा दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप बार बार इसको थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, तुम सिंपल सा वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, सो इजी, राइट। तो कूलम्स लॉ आपको समझ में आ गया। अब जब हम लोग एसआई सिस्टम में कैलकुलेशन करते हैं तो इस कूलम्स लॉ को हम लोग कैसे लिखते हैं? F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। K के वैल्यू की जगह पर हम लोगों ने K का एसआई सिस्टम में वैल्यू डाल दिया। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये दो फॉर्म। ओके, इसके अलावा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और क्या याद रखना है आपको? 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁻9। गॉट इट? ओके, तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट्स। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो होगा कि आप जरा याद करिए, जो हम लोग ग्रेविटेशन पढ़े थे, ग्रेविटेशन में दो बॉडीज के बीच का फोर्स कुछ याद आ रहा है? उसमें क्या होता था? m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता था? m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सेम देखिए, q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, बस यहाँ पे क्या फर्क है? यहाँ पे चार्जेस है, वहां पे मास था। ठीक है, तो इसी बेसिस पे एग्जाम वगैरह में क्वेश्चंस आता है कि राइट डाउन द सिमिलैरिटी बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स, ये वाला फोर्स देख रहे हो, ये वाला फोर्स है ना। और क्या होता है? डिसिमिलैरिटीज, मतलब डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, है ना। कूलम्स लॉ हर जगह नहीं लगता है, कहाँ कहाँ नहीं लग सकता है वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वेट, लेट मी रब इट फर्स्ट। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सिमिलैरिटी बिटवीन कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलैरिटी बिटवीन कूलम्बिक फोर्स या कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सिमिलैरिटी किसमें किसमें? कूलम्बिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला सिमिलैरिटी क्या है? आप जो फॉर्म देखे थे, ये क्या था? ग्रेविटेशनल का फॉर्म देखिए जरा, क्या था? G m1 m2 अपॉन R का
स्क्वायर। और अभी हम लोगों ने देखा कूलम्बिक फोर्स क्या था, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। गॉट इट। तो देखिए दोनों में सिमिलर क्या है, 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो पहला सिमिलरिटी क्या बनता है कि दोनों का दोनों फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1 बाई आर स्क्वायर के। समझ में आया, दोनों फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1 बाई आर स्क्वायर। इन शॉर्ट दोनों फोर्स डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट सिमिलरिटी क्या है, क्या है क्या है क्या है, ये फोर्स प्लस ये फोर्स दोनों का दोनों क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। व्हाट इज कंजर्वेटिव, दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, कंजर्वेटिव। आते हैं बताते हैं क्या होता है कंजर्वेटिव। फर्स्ट लिख लेते हैं, कंजर्वेटिव क्या होता है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब होता है कि इस फोर्स का मतलब इन दोनों फोर्सेस से आप जो भी वर्क करोगे, है ना, जो भी वर्क करोगे या इन दोनों फोर्स को किसी भी काम में यूज करो तुम, है ना, वो हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। इस पॉइंट से तुम इस पॉइंट से कोई भी रास्ता पकड़ के जाओ, ये रास्ता पकड़ो, ये रास्ता पकड़ो, ये घुमा फिरा के यहाँ आओ, बट वर्क डन विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव force. What is conservative force? The work done by the conservative force is always constant, is dependent only on the initial and the final position, not on the path, right? तो यहाँ पे एक और बात आएगा, अच्छा कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, पाथ पे डिपेंडेंट होगा। सिंपल सा बात है। एग्जांपल क्या होगा, फ्रिक्शन, विस्कोसिटी। ओके चलो, तो थर्ड सिमिलैरिटी, थर्ड सिमिलरिटी, व्हाट इज थर्ड सिमिलरिटी, सोचो जरा, दोनों का दोनों क्या है, सेंट्रल फोर्स है। लो अब एक और नया टर्म, व्हाट इज सेंट्रल फोर्स भाई, पहले लिख लेते हैं, बोथ आर सेंट्रल फोर्स, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। तो व्हाट इज सेंट्रल फोर्सेस, ऐसा फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ जाना चाहे। तो आप ऐसे देख के बोल दिए, चलिए देखिए, ये Q1 है, ये Q2 है। ओके, इन दोनों में जो फोर्स लगेगा, लाइन टेढ़ा हो गया यार, तो इन दोनों में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इस लाइन के अलोंग होगा, है ना, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। फोर्स किधर लगेगा, वर्क अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, है ना, तो इस पे फोर्स इस टाइप में लगेगा। तो इसी तरह का फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स इज अ काइंड ऑफ फोर्स which means which act along the line joining the bodies। ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो सिमिलरिटी ये तीन। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, डिससिमिलरिटी देखेंगे। ओके, यानी डिफरेंस। तो इसको मिटाते हैं और आगे जाते हैं। तो हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। किसको किसको कंपेयर करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्बिक फोर्स को कंपेयर करना है। तो ये देखो, ये रहा मेरा कंपैरिजन, ये कूलम्बिक फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो पहली बात दोनों का फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला याद करिए। ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। पहला डिफरेंस, ये फोर्स, ये मास। ओके, दूसरी बात, ये जो फोर्स होता है
कूलम्बिक फोर्स ये क्या होता है? डिपेंडेंट ऑन मीडियम। मीडियम पे क्या होता है? ये डिपेंडेंट होता है। कौन? कूलम्बिक फोर्स। कैसे भाई? कुछ ही बोल दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। गॉट इट? तो यहाँ क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो मीडियम पे डिपेंड है कि नहीं, है ना? समझ में आया? और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम। मीडियम पे क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? कैसे? याद करिए, इसमें सिर्फ एक जी कांस्टेंट आता था। फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, व्हाट इज जी? जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा। ओके, चलिए, तो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम समझ में आया। तीसरा 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 क्या हो सकता है? लेट्स थिंक। ये क्या था? चार्जेस के प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट के। ये मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। ये मीडियम पे डिपेंडेंट है, ये मीडियम पे इंडिपेंडेंट है। ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कौन? कूलम्बिक फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? वीक वीक फोर्स होता है। कैसे भाई? ये दो जो मेरे पास मार्कर्स है, इन दोनों मार्कर का मास है कि नहीं? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है कि नहीं है? फिर भी एक दूसरे के पास नहीं जा पा रहा है। बट इतना ही बड़ा अगर चार्जेस होता तो वो आता, छप से पकड़ लेता एक दूसरे को, है ना? छप से एकदम पकड़ लेता, क्योंकि दोनों अलग अलग है। ओके, तो कूलम्बिक फोर्स क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये वीक फोर्स। और क्या होगा? और होगा ये कूलम्बिक फोर्स क्या होता है? कूलम्बिक फोर्स क्या होता है? इसमें जो फोर्स होता है वो दो तरह का होता है। क्या होता है? दो तरह का। पहला अट्रैक्टिव और दूसरा रिपल्सिव। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। बट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ओनली अट्रैक्टिव। ओके, तो इसमें क्या होता है? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों होता है, और इसमें सिर्फ क्या होता है? अट्रैक्शन। Got it? Got it? चलिए, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम लॉ कहाँ कहाँ ना लगी? बुझाएल? कूलम लॉ कहाँ कहाँ ना लगी? तो कहाँ कहाँ ना लगी भाई? चलो देख लो जी। तो देखो, जैसा कि कूलम लॉ का डेफिनेशन में ही है। कूलम लॉ का डेफिनेशन क्या बोलता है? क्या बोलता है? मुझे क्या पता क्या बोलता है। मजाक कर रहा था। देखो, कूलम्स लॉ का पहला पॉइंट, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। व्हाट इज पॉइंट चार्जेस? स्टेटमेंट में लिखा हुआ है टू पॉइंट चार्जेस। तो पहला लिमिटेशन क्या होगा? ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे डिपेंड के लिए एप्लीकेबल होगा। ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होगा। क्या होता है भाई पॉइंट चार्जेस? पॉइंट चार्जेस मतलब होता है कि सारा चार्ज किसी एक बहुत छोटे से एरिया में, ओके, जो इस बोर्ड के मुकाबले, देखो ये पॉइंट नजर आ रहा है ना, ये क्या होगा? पॉइंट चार्ज। बट ये इतना बड़ा हम बॉडी बना दें और इस पे हम चार्ज डाल दें, तो ये क्या? ये पॉइंट चार्ज दिख रहा है इस बोर्ड के कंपैरिजन में? नहीं। तो ये क्या होगा? एक्सटेंडेड चार्ज होगा। तो कूलम लॉ किस पे एप्लीकेबल होगा? सिर्फ पॉइंट चार्ज पे। किस पे? पॉइंट चार्ज पे। तो पहला क्या है? किस पे एप्लीकेबल है? ओनली एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्ज। चार्जेस पर एप्लीकेबल है, इस पे एप्लीकेबल है, ठीक है? और एक्सटेंडेड चार्जेस पे एप्लीकेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है?
कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं वैसे हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक, रेस्ट। तो ऐसा चार्ज जो रेस्ट में होगा उस पे ही आप कूलम्स लगाएंगे, नहीं तो वेस्ट, ठीक है, नहीं लगेगा। विदाउट ऐसा चार्ज जो रेस्ट पे नहीं है उस पर हम लोग नहीं लगा सकते हैं कूलम्स लॉ को, ठीक है। तो किस पे एप्लीकेबल है? सिर्फ रेस्ट पे, मोशन वाले चार्जेस पे एप्लीकेबल नहीं है। इन सभी को आप लोग को लिखना पड़ेगा, है ना। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द चार्जेस विच आर एट रेस्ट नॉट इन मोशन, ये लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? कूलम्स लॉ इज applicable for point charges only, not on extended charge. थर्ड पॉइंट है कि जो कूलम लॉ है ना, कूलम्स लॉ, ये न्यूक्लियर डिस्टेंस, व्हाट इज न्यूक्लियर डिस्टेंस? न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब बहुत ही छोटा डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा, ये क्या है? मेरा न्यूक्लियस है, उसके आसपास ये इलेक्ट्रॉन्स है, सेल मतलब घूम रहा है, ये न्यूक्लियस है मेरा। तो ये जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का कितना होता है? नियर अबाउट ये होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। कितना होता है? 10 टू द पावर -15 मीटर। समझ में आ रहा है? बहुत छोटा है, इसको बोलते हैं हम लोग फर्मी मीटर, ठीक है, स्मॉल एफ और स्मॉल एम, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्मी मीटर, ठीक है। तो इस रेंज में ना कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। कहाँ एप्लीकेबल होता है? फॉर डिस्टेंस ग्रेटर देन दिस, ओके। तो एप्लीकेबल ऑन डिस्टेंस ग्रेटर देन दिस मच। इससे अगर बड़ा है डिस्टेंस क्या होना चाहिए? अच्छा वो ठीक से लिख देते हैं, डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए 10 टू द पावर -15 मीटर से। कौन सा डिस्टेंस? वैल्यू ऑफ आर, जो आर था ना, दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस, ये आर था ना डिस्टेंस, ये एक चार्ज सेपरेशन डिस्टेंस, ये 10 टू द पावर -15 से बड़ा होना चाहिए, तभी जाएगा कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। तो उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है, क्या नाम है? रिलेटिव परमिटिविटी। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? तो चलिए आइए देखते हैं व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी। नॉट अ difficult one, it is very simple, okay. What is relative permittivity? Coming to that topic, let me rub it first. तो क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम लोग दिखाते किससे हैं? एप्सिलॉन आर से। किससे दिखाते हैं? एप्सिलॉन आर से। जो एप्सिलॉन होता है ना, उसको कई लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होने का, दोनों एक ही चीज है। तो एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन, ठीक है। मेहनत का पसीना चलो देखो तो ये क्या बोलता है? रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है, ये होता है रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या है? रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या समझ में आ रहा है? इसका यूज कहाँ करेंगे हम? आपको ना क्वेश्चंस में अगर मीडियम में खेला खेलेगा, जैसे मान लो दो चार्जेस को पानी में रख दिया, या कुछ कोई दो चार्जेस के बीच में कोई ब्लॉक लग दिया मिट्टी का या फिर सॉरी लकड़ी का ब्लॉक रख दिया, तो एक बीच में मीडियम आ गया, तो आपको सीधा सीधा
परमिटिविटी ऑफ द मीडियम नहीं देगा, क्या देगा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए अगर सॉल्व करने का मन है तो। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये मीडियम को निकाल सकते हैं। क्या होगा, दिस इंटू दिस, एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी टू एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ओके, तो परमिटिविटी वैक्यूम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इनटू रिलेटिव परमिटिविटी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो अब जब आप सोचिए, जो फोर्स का हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कहाँ था, वैक्यूम में था। कहाँ था, वैक्यूम में। अगर हम बोले कि नहीं हमको वैक्यूम में कैलकुलेशन नहीं करना है, तो क्या एप्सिलॉन नॉट मिट गया, एप्सिलॉन बच गया। ये क्या है, मीडियम का है, पर मीडियम का परमिटिविटी हमको नहीं पता है। बट क्वेश्चन में एक जगह आपको लिखा रहेगा कि रिलेटिव परमिटिविटी इज दिस, तो वहां क्या करेंगे आप, ये रिलेशन यूज करके इसके जगह पे ये वैल्यू बैठा देंगे, तो क्या बन के आएगा रिलेशन, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड यू नो द ऑल द टर्म्स फ्रॉम इट। यहाँ का सारा टर्म को पता है, यू कैन कैलकुलेट इट वेरी इजीली, राइट। ओके, तो समझ में आया ना रिलेटिव परमिटिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो करने वाले हैं कि चार्जेस के बीच का फोर्स निकालेंगे, ठीक है, और ऐसा मतलब कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको कंसेप्ट बिल्डिंग में, है ना। तो लेट मी रब इट, आई विल explain those numericals. Just a second, just wait a couple of seconds, let me rub it first. तो क्वेश्चन लिखने दीजिए हमको। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है मेरे पास, जो आपको कूलम लॉ अप्लाई करना सिखा देगा एटलीस्ट। वो क्या है, लिख लेते हैं, उसको आपको बताते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, कि एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम, and force is equals to है 3.7 into 10 to the power minus 9 न्यूटन। और आपसे क्यों पूछा है, फाइंड क्यों। तो क्वेश्चन जो है वो क्या है, दो पॉइंट चार्जेस है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम, और आपको निकालना है कि चार्जेस का वैल्यू कितना है जब फोर्स का वैल्यू 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन है। तो पॉज करके ट्राई करिए और आगे हम बता रहे हैं। वैसे जल्दी से ट्राई करिए। ओके, ट्राई हो गया होगा उम्मीद है। तो कमिंग टू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को ये कोई यूनिट सिस्टम का यूनिट नहीं है, जैसे हमको एसआई सिस्टम में कैलकुलेशन यहाँ करना होगा ना, क्योंकि ये न्यूटन में दिया हुआ है। तो आर का वैल्यू हम लोग 5 एंगस्ट्रॉम को 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर बनाएंगे। मीटर बनाने के 10 टू द पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करते हैं एंगस्ट्रॉम को, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, एफ फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10, ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, है ना। तो फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है
3.7 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू आपको पता है ना, 9 इंटू 10⁹ इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों का वैल्यू क्यू है, तो क्यू इंटू क्यू, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, देखिए क्यू क्यू, तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और आर का वैल्यू अभी निकाले हम लोग, 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये पॉइंट, ये टर्म इधर आ जाएगा और ये टर्म ऊपर जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10⁻⁹ एंड दिस विल बी, नीचे की तरफ जाएगा ये और ये वाला ऊपर, तो इसको थोड़ा सा स्क्वायर को हम हटा ये कर ले रहे हैं, यूज कर ले रहे हैं, तो ये क्या होगा 5 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 3.7 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 का क्या होगा 25 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर क्या होगा 10⁻⁻20, दोनों मल्टीप्लाई होता है ना पावर में, इस टाइप का होता है, जैसे पावर और इधर में इसका ऊपर और पावर है तो क्या होता है एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है ना, ए का पावर में बी है, उस पावर में और सी है, तो क्या होता है ए बी सी होता है ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा, जो वो मिलेगा, कैलकुलेटर में डालिए, आपको वैल्यू मिलेगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कितना मिलेगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम, समझ में आया। अब यहीं से क्वांटाइजेशन पे एक और, इस पे इसका जो सेकंड पार्ट था वो पूछ रहा था कि जो इतना चार्ज आया है इस बॉडी पे, कितना आया है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, ये कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया है इसकी वजह से है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव कब आता है जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल जाता है तब। तो यहाँ कर लेते उसको, तो Q इज इक्वल टू क्या जानता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, NE, है ना, तो हमको नंबर निकालना है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया है, तो Q/E होगा, है ना, ये E इसका नीचे चला जाएगा, देखो Q/E, तो Q का वैल्यू कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 -19 अभी निकाले है ना, -19 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये देखो ये 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स हो गया और ये से ये खत्म, तो कितना आया सिर्फ ये 2 बच गया ना 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकला है 2। होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ओके। हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।